अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। पेश खिदमत है कहानी मस्कन का 5वां हिस्सा। आपका मुंह फेरना बजा मैं इसी काबिल हूँ कि मुझसे नफरत की जाए। मैं जानती हूँ कि आपके बराबर बैठने के काबिल नहीं रही, इसलिए आपके बराबर बैठने की जुर्रत न कर सकी। मैं सजावार हूँ, गुनाहगार हूँ, नाकाबिले माफ़ी हूँ। मलका की आवाज़ में शदीद दुख बोल रहा था, ये जाने बगैर कि आबिर पर उसकी बात का क्या असर हो रहा है। वो अपनी धुन में कहे जा रही थी, आबिर काश आपने मुझसे शादी न की होती, काश आप मेरे लिए अपने वालदेन अपना घर न छोड़ते। आज मैं जिस एहसास से जुर्म में मुब्तला हूँ वो न होती मैं। मलका, तुमने मुझे जिस मकसद के लिए बुलाया है वो बयान करो। अगर तुम्हारे पास बताने को कुछ नहीं है तो फिर मैं चलता हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है। आबिर ने उसकी बात काट कर कहा, सुनो आबिर, फिर मैं अपने और इस घर के लोगों के बारे में जो कुछ जानती हूँ वो सब बताए देती हूँ। आबिर, पहले तो ये जान लो कि डॉक्टर नौशाद मेरा सगा बाप नहीं। आबिर को ये सुनकर धचका सा लगा, लेकिन वो बोला कुछ नहीं। डॉक्टर नौशाद मेरा ही क्या, हम 7 बहनों में से किसी का भी बाप नहीं। हमारे माशरे में मर्द तो 4 शादियां कर लेता है, लेकिन कभी ये नहीं सुना होगा कि किसी औरत ने 4 शादियां की हों। मेरी माँ चांदनी ने रिकॉर्ड तोड़ा, उसने 4 शादियां की। डॉक्टर नौशाद मेरी माँ का चौथा शौहर है। मलका ने आज हर वो बात आश्कार करने की ठान ली थी जो उसके दिल में महफूज थी। मेरी माँ का ताल्लुक गरीब घराने से था। बाप सब्जी फरोश था, ठेले पर गली मोहल्लों में सब्जी बेचा करता था। हम बहनों की तरह माँ भी 7 बहनें थी। उन बहनों में सबसे खूबसूरत माँ थी। घर में अक्सर फाके होते, लेकिन मेरी माँ को बनने संवरने का बेइंतहा शौक था। पेट भर खाने को ना हो, अच्छे कपड़े चाहिए। फिल्मों और टीवी ड्रामों से बेपनाह लगाव था। मोहल्ले के खाते पीते घरानों की लड़कियों से दोस्ती गांठ रखी थी। उनके घरों में घुसी रहती। वीसीआर पर फिल्में देखी जाती। फिल्में और टीवी ड्रामे देखकर ख्वाब बुने जाते। मेरी माँ सोती तो महलों के ख्वाब देखती। फैशन की मारी ने मैट्रिक तक पहुंचते पहुंचते मोहल्ले के कई लड़कों से पर्चेबाजी कर डाली। हर लड़का उन पर जान छिड़कता और समझता था कि ये मेरी है, लेकिन वो किसी की न थी। कॉलेज में कदम रखते ही माँ ने छक्का लगाया और एक गाड़ी वाले को अपने दामे उल्फत में फंसा लिया। वो लड़का अपनी बहन को लेने आया था। मेरी माँ ने उस लड़के से जिससे थोड़ी बहुत दोस्ती थी अज खुद लिफ्ट मांग ली। बस फिर ये थोड़ी सी लिफ्ट उस लड़के के लिए वबाले जान बन गई। माँ इस तरह उसके गले का हार बनी कि उसे शादी करनी ही पड़ी। ये मेरी माँ का पहला शौहर था। उस शौहर से शाइस्ता, फाखरा और माशदा ने जन्म लिया। फिर एक कोचिंग सेंटर के प्रोफेसर से राहो रस्म बढ़ी। इतनी के पहले शौहर से खुला लेकर मेरी माँ ने प्रोफेसर से शादी कर ली। मैं प्रोफेसर साहब की बेटी हूँ। प्रोफेसर साहब को मेरी फैशन ज़दा माँ की आज़ाद जिंदगी पसंद न आई। उन्होंने तलाक देकर माँ से जान छुड़ाई। फिर तीसरे शौहर माँ की जिंदगी में आए और 3 बेटियां देकर ज्यादा अरसे जिंदा न रह सके। तीसरे शौहर की मौजूदगी में डॉक्टर नौशाद से माँ की शनासाई हो चुकी थी। चलता पुर्जा डॉक्टर नौशाद ने माँ को जाने क्या ख्वाब दिखाए कि माँ ने तीसरे शौहर से तलाक का मुतालबा कर दिया। वो किसी सियासी पार्टी का असर रसूख वाला बंदा था। उसने तलाक देने से साफ इनकार कर दिया। उसे हम 4 बेटियां नोटों की सूरत में नजर आती थी। वो हमसे हाथ धोने को तैयार न था। सुना है माँ और डॉक्टर नौशाद ने मिलकर उसे कत्ल कर दिया। इस तरह तीसरे शौहर से निजात पाने के बाद माँ ने डॉक्टर नौशाद से निकाह कर लिया। डॉक्टर नौशाद ने माँ को हर वो चीज़ दे दी जिसकी वो ख्वाहिशमंद थी। मेरी माँ को कपड़ों और जेवर से इश्क है। मेरी माँ रूखी सूखी खाकर गुजारा कर सकती है, लेकिन अच्छे कपड़ों और नित नए जेवरात के बगैर वो अधूरी है। माँ की चौथे शौहर से खूब गाढ़ी चलने लगी। दोनों ने मिलकर हमें बैरियर चेक बना लिया। अगर हम में से कोई बहन कैश होने से इनकार करती तो उसका खाना पीना बंद करके कैद कर दिया जाता। भूख, प्यास और कैदे तन्हाई हमारे होश ठिकाने लगा देती। यूं भी हमने अपने बचपन से अपनी माँ को आज़ाद रूप में ही देखा था। घर का माहौल एकदम खुला था। हमारे चारों तरफ गंगा बह रही थी। हमें तो हाथ धोने ही थे। डॉक्टर नौशाद इंतहाई असर रसूख वाला शख्स है। उसको मुश्किल से मुश्किल काम बता दें वो उसको आसान बना देता है। किसी की कहीं कोई गोड फंसी हो, कोई फाइल रुकी हो, तरक्की ना हो रही हो, मुलाजमत दिलवानी हो, तो डॉक्टर नौशाद से लोग रुजू करते हैं। डॉक्टर नौशाद हमें फाइल का पहिया बना देता है। बस फिर पहिया लगते ही हर चीज़ गर्दिश में आ जाती है। मलका ने गहरा सांस लेकर कहा,
میرا خیال ہے کہ اب اس گھر کی ہر چیز صاف ہو گئی ہوگی۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، جب تم لوگوں کے ذریعے گھر کی گاڑی ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی تو پھر تمہاری شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عابر نے پوچھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس گھر کے لیے ایک سیدھا سادہ چوکیدار چاہیے تھا، وہ آپ کی صورت میں مل گیا۔ دوسرا یہ کہ میں اس گھر کی ہاٹ کیک ہوں، اس کیک کو اچھی طرح پیکنگ کی ضرورت تھی تاکہ بوقت ضرورت محفوظ کیا جا سکے۔ دکان کے اندر بے شک جو بھی کاروبار ہوتا ہو، لیکن دھوکہ دینے کے لیے ایک اچھے سائن بورڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ آپ کی صورت میں اس دکان نما گھر کو میسر آ گیا۔ ملکہ نے تلخی سے کہا اور سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ آج جو باتیں تم نے بتائی ہیں اگر کل مجھ پر آشکار کر دیتی تو کتنا اچھا ہوتا، عابر نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میں نے کئی بار چاہا کہ میں آپ کو ہر بات بتا دوں جو مجھے معلوم ہے، لیکن بتا نہ سکی، بس ارادہ باندھ کر رہ گئی۔ میں نے اشارہ تو کیا لیکن آپ نے کوئی توجہ نہ کی۔ آپ اپنی محبت سے مجبور تھے اور میں اپنے گھر والوں کی تنبیہ سے۔ راز کھولنے کی صورت میں مجھے زہر دیا جا سکتا تھا۔ ملکہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا اب زہر سے بچ جاؤ گی؟ عابر نے پوچھا۔ اب مجھے زہر دے کر مارا جائے یا کسی چھری سے میرا گلا کاٹا جائے، مجھے کوئی خوف نہیں۔ میرے دل پر ایک بوجھ تھا، وہ میں نے اتار دیا، ملکہ نے بڑے پرسکون انداز میں کہا۔ ایک بات کہوں، پتہ نہیں آپ کو میری بات کا یقین آئے گا کہ نہیں، میں اس گندگی کا حصہ ضرور تھی لیکن اس گندگی کو کبھی دل سے قبول نہیں کیا۔ آپ کے نکاح میں آ کر یہ احساس اور بڑھا۔ عابر میں اس گندگی سے نکلنا چاہتی ہوں، میں اس گھر کو چھوڑنا چاہتی ہوں، آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلے۔ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، ہم اپنی ایک نئی دنیا بسائیں گے۔ نہیں، اب بہت دیر ہو چکی۔ عابر کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ میری آنکھیں کھل چکی ہیں، میں انہیں بند نہیں کر سکتا۔ عابر ایسا نہ کہو، اپنی ملکہ کا کچھ خیال کرو، ملکہ نے التجا کی۔ تمہارا خیال کرتے ہوئے ہی میں نے فیصلہ کیا ہے، عابر مستحکم انداز میں بولا۔ فیصلہ؟ کیسا فیصلہ؟ ملکہ نے چونک کر کہا۔ میں نے اس دکان کو، اسے گھر کہنا تو گھر کی توہین ہے، چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ساتھ ہی میں نے تمہیں بھی چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بلاؤ اس شیطان ڈاکٹر نوشاد کو، اس حرافہ چاندنی کو بلاؤ، اپنی کٹ پتلی بہنوں کو، تاکہ ہر شخص میرا فیصلہ اپنے کانوں سے سن لے، عابر نے تقریباً چیخ کر کہا۔ ملکہ صوفے سے اٹھی اور اس کے قدموں میں آ بیٹھی، آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی، کیا آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ معاف تو کر دیا، اور کیسے کروں، ورنہ جو کچھ میں نے دیکھا وہ واجب القتل تھا۔ لیکن تم نے دیکھا کہ میں نے تمہیں قتل نہیں کیا، میں نے تو تم سے کچھ بھی نہیں کہا۔ میرے قدموں سے اٹھ جاؤ، میرے صبر کو مت آزماؤ، جاؤ سب کو بلا کر لاؤ۔ عابر اتنا کہہ کر دوسرے صوفے پر جا بیٹھا۔ عابر کے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی کہ وہ اسے مزید بات نہ کر سکی۔ ناچار اٹھی اور ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ گھر کا ہر فرد اس وقت ٹی وی لاؤنج میں موجود تھا۔ ملکہ اپنے دوپٹے سے اپنے آنسو پوچھتی لاؤنج میں داخل ہوئی اور سب پر ایک نظر ڈالتے ہوئے بولی، آپ سب کو عابر بلا رہے ہیں۔ سب سے پہلے چاندنی اٹھی۔ ڈاکٹر نوشاد دوڑ کر ملکہ کے نزدیک پہنچا۔ چاندنی نے پوچھا، خیریت تو ہے نا؟ قیامت گزر چکی، اعمال نامہ ہاتھ میں آنے کا وقت آ پہنچا، ملکہ نے عجیب انداز میں کہا۔ چاندنی کی سمجھ میں اس کی بات نہ آئی۔ اس نے ڈاکٹر نوشاد کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر نوشاد نے کھلے دروازے کی طرف اشارہ کیا، پھر دونوں تیزی سے ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئے۔ ان کے پیچھے لڑکیاں تھیں۔ سب سے آخر میں ملکہ اندر آئی۔ بیٹا خیریت تو ہے؟ چاندنی نے کسی قدر جھجکتے ہوئے پوچھا۔ میں بیٹا کیسے ہوا؟ گھر داماد گھر کا بیٹا نہیں، گھر کا چوکیدار ہوتا ہے، سائن بورڈ ہوتا ہے تاکہ اس کی آڑ میں جو چاہے کاروبار کیا جا سکے۔ میں اس سائن بورڈ کو آج توڑتا ہوں، میں اس دکان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں ملکہ کو طلاق دیتا ہوں۔ عابر نے اس جملے کو 3 بار دہرایا اور پھر یہ دیکھنے کی بھی کوشش نہ کی کہ اس جملے کا کس پر کیا اثر ہوا۔ طلاق دے کر وہ ایک لمحہ بھی وہاں نہ ٹھہرا، مضبوط قدموں سے چلتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد سب ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ وہ بولے تو آخر کیا بولے۔ ڈاکٹر نوشاد کے جی میں جانے کیا آئی کہ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر نوشاد ڈرائنگ روم سے نکلتا، چاندنی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور صاف لہجے میں بولی، بس اب کھیل ختم ہوا، جانے والا چلا گیا، اس کا تعاقب بیکار ہے، اب آگے کی سوچو۔ عابر بھی یہی چاہتا تھا کہ اب اس کے تعاقب میں کوئی نہ آئے۔ وہ یہاں گزرے وقت کو کسی ڈراؤنے خواب کی طرح بھول جانا چاہتا تھا۔ بازی الٹ گئی تھی، اب پھر سے بساط بچھانے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ وہ اس گھر سے واپس آنے کے لیے نہیں نکلا تھا۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا آگے بڑھ رہا تھا۔
उसकी कोई मंजिल न थी। जिधर उसका मुंह उठा चल दिया था। इस वक्त उसकी कैफियत किसी हारे हुए जुआरी की सी थी, जो अपना सब कुछ लुटाने के बाद बेसिमत जा रहा था। उन लोगों ने इसका सब कुछ लूट लिया था। उसकी मोहब्बत लूट ली थी, उसका वकार दांव पर लगा दिया था, उसकी अना टुकड़े टुकड़े कर दी थी। उसकी रूह पर ऐसा घाव लगाया जो नजर तो नहीं आ रहा था, लेकिन उस घाव से रिसने वाला कर्ब उसे तड़पाए दे रहा था। अचानक से उसे अपना बाप याद आया। अली निसार की कही हुई बात याद आई। उन्होंने कहा था कोई नौकरी कोई मुलाजमत तुम्हारे पास नहीं। वो एक बेरोजगार शख्स को अपनी बेटी कैसे दे रहे हैं। फिर नाज़नीन ने भी शुबा जाहिर किया था कि जरूर कुछ दाल में काला है। वाकई दाल में बहुत कुछ काला था। उसने अपने वालिदैन की बात ना मानी और वो गुस्से में अपना घर छोड़कर चला आया। घर छोड़कर क्या मिला? जिल्लत और रुसवाई। काश उसने अपना घर ना छोड़ा होता। खूबसूरत लड़की के चक्कर में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद न की होती। वो अपनी धुन में चला जा रहा था कि अचानक उससे कोई टकराया। आज फिर अमावस की रात थी। माई पंखी के घर में जादू टूने करने वालों का इज्तिमा था। मसान तकसीम हो चुका था। मकरूह चेहरे वाले मर्द औरतें अपने अपने मसाइल बयान करके माई पंखी से माहिराना राय ले रहे थे। जब हर शख्स अपने सवाल का जवाब पा चुका तो माई पंखी ने अजरा डेविड उर्फ सुरीली की तरफ देखा। हाँ सुरीली, कुछ सुनाएगी? माई पंखी ने पूछा। आप जो हुक्म करें रानी जी, अजरा ने सादतमंदी से कहा। बस वहीं से शुरू कर, माई पंखी बोली। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। अजरा ने पूछा। यहीं से ना रानी जी? हाँ, माई पंखी ने कहा। 2:30 बजे का अमल। सहन में टिमटिमाता एक मरियल सा बल्ब, पुरस्रार अंधेरा, नीम के दरख्त से झड़ती जर्द पत्तियां, मर्द औरतों से भरा हुआ सहन। अजब फिजा थी इस घर की। अजरा अपनी जगह से उठी। उसने माई पंखी के घुटनों को हाथ लगाया। फिर वो पाइती की जानिब चारपाई पर बैठ गई। अजरा ने आलाप लेकर, जब मुझसे पहली सी मोहब्बत शुरू की तो लगा जैसे फिजा ठहर गई है। दरवाजे पर खड़े सिपाही ने गाने की आवाज सुनी तो वो दौड़ा हुआ हवलदार बख्श के पास पहुंचा और बड़ी राजदारी से बोला, सर जी जुआ खत्म, मुजरा शुरू। ये सुनते ही दिलदार बख्श को करंट सा लगा। वो गाड़ी से छलांग मारकर बाहर आया और माई पंखी के दरवाजे की तरफ बढ़ा। दिलदार बख्श माई पंखी को अपने जहन से निकाल नहीं सका था। रब नवाज के कातिल बनने और थाने में कौवों की भरमार की वजह से वो उससे कुछ खौफजदा जरूर था, लेकिन इतने लोगों के घर से गायब हो जाने का तजस्सुस उसकी रूह में उतर गया था। वो हर कीमत पर इस राज से पर्दा उठाए जाने का ख्वाहिशमंद था। नतीजे में उसने सादा लिबास में पुलिस वालों को उस घर की निगरानी पर मामूर कर दिया। ये निगरानी 24 घंटे जारी थी। माई पंखी को इसके बारे में कुछ मालूम न था। दिलदार बख्श को जैसे ही मालूम हुआ कि आधी रात के बाद से उसके घर पर लोगों की गैर मामूली आमद का सिलसिला जारी है, तो पुलिस पार्टी के साथ गली में आ धमका था। माई पंखी के दाएं बाएं मकानों का सिलसिला था। वहां से लोगों का फरार मुमकिन न था। घर के सामने वो खुद मौजूद था। अलबत्ता कब्रिस्तान वाली दीवार से फरार होना मुमकिन था। इस मर्तबा उसने कब्रिस्तान में भी अपने लोग तैनात कर दिए थे। अब किसी तरफ से घर में मौजूद लोगों के फरार का कोई रास्ता न बचा था। दिलदार बख्श दरवाजे पर पहुंचा तो उसे अंदर से गाने की आवाज आई। दिलदार बख्श ने सोचा कि कोई और हाथ आए ना आए, ये पहली सी मोहब्बत जरूर फड़ी जाएगी। उसे मालूम था कि दरवाजा महज एक भारी पत्थर रखकर बंद किया जाता है। उसने एक किवाड़ को इस अंदाज से धक्का दिया कि पीछे से पत्थर हट गया। अपनी जगह से कोई ना हिले वरना गोली मार दूंगा। चंद कदम अंदर आने के बाद उसने तंबीह की। उसे सामने फर्श पर बैठे लोग नजर आए थे, लेकिन माई पंखी दिखाई न दी थी। दरअसल उसकी चारपाई बावर्ची खाने की आड़ में थी और चारपाई कब्रिस्तान वाली दीवार से लगी थी। माई पंखी के साथ अजरा बैठी गा रही थी। उस धमकी को सुनकर सहन में बैठे लोगों के होश उड़ गए। माई पंखी जो पहली मोहब्बत में गुम थी, एकदम चौंकी और दिलदार बख्श की धमकी सुनते ही उसके सारे हवास बेदार हो गए। उसने कदमों में बैठी रिंकल के पैर पर पैर मारा और फिर धीरे से बोली, इसकी आंखों में धूल झोंक। रिंकल ने किसी कमांडो की तरह छलांग लगाई और फिर रक्स के अंदाज में घुंघरू छनकाती हुई दिलदार बख्श के सामने आ गई। पुरकशिश जिस्म को उसने इस अंदाज में हरकत दी कि दिलदार बख्श गोली चलाना भूल गया। वो रिवॉल्वर को हाथ के इशारे से हरकत तो दे रहा था, लेकिन ये समझने से कासिर था कि ये औरत आखिर करना क्या चाहती है। वो क्लासिकी अंदाज का रक्स कर रही थी, जिसमें उसकी आंखें, गर्दन और हाथ की उंगलियां बहुत तेजी से हिल रही थी। दिलदार बख्श अपने साथियों समेत दम बखुद खड़ा रहा। बस इतनी ही मोहलत माई पंखी के लिए काफी थी।
माई पंखी चारपाई से उठकर एकदम दिलदार बख्श के सामने आ गई। उसने रिंकल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बस। रिंकल ने माई पंखी का हुक्म सुनते ही 2 बार पांव जमीन पर मारा और फिर जैसे पत्थर की हो गई। दिलदार बख्श बगैर पलक झपकाए उसे देखता रहा, कुछ ना बोला। ला काका, अपनी ये बंदूक मुझे दे दे, माई पंखी ने अजीब से अंदाज में कहा। जाने उसकी आवाज में ऐसा क्या था कि दिलदार बख्श ने किसी हारे हुए सिपाही की तरह रिवॉल्वर उसके सुपुर्द कर दिया। माई पंखी ने रिवॉल्वर लेकर उन सिपाहियों को देखा जो दिलदार बख्श की पुश्त पर मिट्टी के माधुओं की मानिंद खड़े थे। माई पंखी ने पास खड़ी रिंकल को एक मंत्र बताया, फिर बोली, पढ़ो और निकलो। अब वहां मौजूद बंदे बंदियां दिल ही दिल में वो मंत्र पढ़ते, पुलिस की आंखों में धूल झोंकते दरवाजे से निकल गए। सबसे आखिर में रिंकल घुंघरू छनकाती दिलदार बख्श के सामने आई, चंद लम्हे भाव बताए और फिर मटकती हुई उसके सामने से गुजर गई। सहन खाली हो चुका था। घर में मौजूद सब लोग बखैरो आफियत जा चुके थे। माई पंखी आगे बढ़ी। उसने रिवॉल्वर दम बखुद खड़े दिलदार बख्श के हाथ में थमाया और शरारती अंदाज में बोली, हाँ काका, कैसे आया? दिलदार बख्श को यह सुनते ही झटका सा लगा और फिर फौरन एक्शन में आ गया। यूं लगा जैसे रुकी हुई फिल्म दोबारा चल पड़ी हो। दिलदार बख्श को याद आया कि उसने घर में घुसते ही एक वार्निंग दी थी। उसे सहन में बैठे हुए लोग नजर आए थे, लेकिन चश्मे ज़दन में जाने क्या हुआ था कि अब वहां कोई भी ना था। बस माई पंखी उसके सामने खड़ी थी। ओ माई, फिर तूने हाथ दिखा दिया, कहाँ गए सारे लोग? दिलदार बख्श हैरत ज़दा था। काका, तू किन लोगों की बात कर रहा है? मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, या फिर मेरे साथ मेरी पालतू बिल्ली होती है अंजू। तू कहे तो बुलाऊं? माई पंखी ने कहा। ओ माई, देख, तू मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैंने खुद यहाँ लोगों को बैठे हुए देखा है। उधर कोई औरत गा रही थी, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। वो औरत किधर है? दिलदार बख्श ने आगे बढ़कर चारों तरफ नजर दौड़ाई। कभी तू कहता है लोग बैठे थे, कभी तू कहता है कि कोई औरत गा रही थी। काका, कहीं टेप बज रहा होगा। माई पंखी ने उसे उलझाना चाहा। मेरा घर तेरे सामने है, तू तलाशी ले ले। दिलदार बख्श ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। उसने पीछे मुड़कर अपने साथियों से कहा, इस घर का कोना कोना छान मारो। जी सर। सिपाही बड़ी मुस्तैदी से पूरे घर में फैल गए और घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन नतीजा कुछ ना निकला। घर में बिल्ली के सिवा और कोई न था। दिलदार बख्श को ख्याल आया कि घर में मौजूद लोग कहीं कब्रिस्तान की तरफ से तो नहीं निकल गए। उसने एक पुलिस वाले को बावर्ची खाने की छत पर चढ़ाया। छत पर चढ़कर उसने दीवार से कब्रिस्तान की तरफ झांका और उधर मौजूद पुलिस वाले से पूछा, इधर से कोई बंदा तो नहीं निकला? नहीं, इधर तो कोई नहीं आया, कासिम ने जवाब दिया। दीवार के उस तरफ खड़े दिलदार बख्श ने अपने आदमी का जवाब सुन लिया था। दीवार से भी कोई बंदा नहीं कूदा। यहाँ औरतें भी थीं। उनका दीवार पर चढ़ना और फिर कूदना कोई आसान काम न था। दूसरे दरवाजे पर वो मां सिपाहियों के मौजूद था। उसके सामने से कोई नहीं गुजरा तो फिर उन लोगों को जमीन निगल गई या आसमान खा गया? आखिर हुआ क्या? वो यहाँ इस रात से पर्दा उठाने आया था कि पिछले छापे में घर में मौजूद लोग कहाँ गायब हो गए थे। आज के छापे ने गुत्थी सुलझाने की बजाय मजीद उलझा दी थी। उसके लोगों ने एक माह तक इस घर की निगरानी की थी। आज जब घर में तरह तरह के मर्द और औरतें इकट्ठा होने लगे तो वो खुद जाए वारदात पर आ पहुंचा था। उसने ये ऑपरेशन खुद अपने हाथों किया था, लेकिन हाथ कुछ न आया था। काका, क्या सोच रहा है? माई पंखी ने सपाट लहजे में पूछा। माई, मैं सोच रहा हूं कि पुलिस की नौकरी छोड़कर तेरी चाकरी कर लूं। दिलदार बख्श ने जलकर जवाब दिया। तेरी सोच बिल्कुल ठीक है, माई पंखी ने हंसकर कहा। मेरा चाकर नहीं, शागिर्द बन जा, बहुत फायदे में रहेगा। माई, मैंने तुझे अपना उस्ताद माना, बस मुझे इतना बता दे कि ये कौन लोग होते हैं और कैसे गायब हो जाते हैं। दिलदार बख्श के लहजे में बेचारगी थी। माई पंखी को अचानक उस पर तरस आ गया। वो चारपाई की तरफ इशारा करके बोली, आ बैठ काका, मैं तुझे बताती हूँ। तू अपने बंदों को यहाँ से निकाल। देख काका, पहले तू अपनी ये गलत फहमी दूर कर ले कि मैं यहाँ कोई जुए का अड्डा चलाती हूँ या यहाँ औरतों का कारोबार होता है। माई पंखी ने संजीदगी से कहा, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। हर अमावस की रात को ये लोग मेरे पास आते हैं। ये मुख्तलिफ अमलियात के माहिर होते हैं। ये अपने अपने मसले लेकर यहाँ आते हैं। मैं उनके मसाइल का हल उन्हें बताती हूँ। ये तो हो गया इस बात का जवाब कि ये लोग कौन होते हैं। रही ये बात कि कैसे गायब हो जाते हैं, मैं तुझे बताती हूँ, और बता इसलिए रही हूँ कि तू इस घर का पीछा छोड़ दे। मुझसे वादा कर कि उन लोगों का राज जानने के बाद तू इधर का रुख नहीं करेगा। मैं तुझे ज़ाती तौर पर मना नहीं कर रही हूँ,
تو 100 बार या मैं तेरा मसला हल करूंगी, पर तू यहाँ अपनी फौज फराख के साथ मत आ। वादा करके तू नहीं आएगा, और आएगा तो अकेला आएगा, सिर्फ दिलदार बख्श बनकर। चल माई, वादा रहा। दिलदार बख्श ने वादा करने में ही आफियत जानी। अब गौर से सुन, इतने लोगों का चंद लम्हों में आंख से ओझल हो जाना कोई बड़ा कमाल नहीं, ये कोई बच्चा भी कर सकता है। पिछली दफा जब तू आया था तो दरवाजा बजाकर आया था, मुझे थोड़ी सी मोहलत मिल गई थी। इस बार तूने ये मोहलत न दी। मैं गाने सुनने में महव थी कि तू दनदनाता हुआ अंदर आ गया। तब मैंने रिंकल को तेरे सामने भेजा। उसने तेरे सामने आकर अचानक नाचना शुरू किया तो तेरी समझ में न आया कि ये क्या चीज़ तेरे सामने आ गई है। बस इतनी ही मोहलत मुझे दरकार थी। मैंने तुझ पर और तेरे सिपाहियों पर मंत्र फूंका तो तू मेरी गिरफ्त में आ गया। मैंने तेरे हाथ से बंदूक ले ली। अब तू वो करने पर मजबूर था जो मैं चाहती, अब तू वो देखने पर मजबूर था जो मैं दिखाती। अगरचे रिंकल मेरे साथ खड़ी थी, लेकिन तू उसे अपने सामने वैश्याना रक्स करते अपनी मर्जी के लिबास में देख रहा था। तू मेरी बात समझ गया ना? दिलदार बख्श ने इस बात में गर्दन हिलाई। हाँ माई। बस फिर क्या था, हर शख्स मंत्र पढ़ता तेरे सामने से गुजर गया, और तो और तेरे साथी भी किसी को जाता ना देख सके। काका, यूं समझ ले ये एक तरह से नजरबंदी का खेल था। फिर जब मैंने बंदूक तेरे हाथ में थमाई तो तू मेरे शहर से आज़ाद हुआ। बस इतनी सी बात थी जिसके लिए तूने इतना वक्त ज़ाया किया। माई पंखी ने अपनी बात खत्म करके दिलदार बख्श को देखा। इसका मतलब है कि तू जादूगरनी है? दिलदार बख्श के दिल ने एक नई करवट ली। जादूगरनी मेरे लिए छोटा सा लफ्ज है, मैं बहुत आगे की चीज हूं, माई पंखी बोली। माई, मेरी नजर में तो तू किसी बड़े शैतान से कम नहीं। दिलदार बख्श चारपाई से उठता हुआ बोला। तूने मेरे महकमे के बंदे को कातिल बना दिया। अगर तू उसे उसकी बीवी के बारे में ना बताती तो वो भला अपनी बीवी और उसके आशना को क्यों कत्ल करता, लेकिन तू शर फैलाए बगैर ना रह सकी। अब भी तू अपने चेले चांटों के साथ यही काम कर रही है। फिर मैं क्यों ना इस शर को जड़ से काट दूं। ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। चल, मरने को तैयार हो जा। ये कहकर दिलदार बख्श ने चारपाई पर बैठी माई पंखी पर रिवॉल्वर तान लिया। ओ काका, तू रहा काके का काका, माई पंखी तंजी अंदाज में बोली। तेरे रब नवाज को मैंने तो नहीं कहा था कि कत्ल कर दे। जो किया उसने अपनी मर्जी से किया, इसमें मेरा क्या कसूर। अब मैं तेरी कोई बकवास सुनने के लिए तैयार नहीं। दिलदार बख्श ने रिवॉल्वर सीधा किया। मैं तुझ जैसी शैतान सिफत औरत को हरगिज़ जिंदा नहीं छोड़ूंगा। काका, मेरा जुर्म तो बता। पुलिस का काम लोगों को मारना नहीं, उनकी हिफाजत करना है। माई पंखी उसे बातों में उलझाकर अपना मकसद पूरा करना चाहती थी। पुलिस का काम तुझ जैसे शैतानों की हिफाजत करना हरगिज़ नहीं। तू ऐसी मुजरिम है जिसका जुर्म किसी अदालत में साबित नहीं किया जा सकता। बस तुझे इसी तरह मारकर माशरे से गंद दूर किया जा सकता है। दिलदार बख्श ने फैसला सुनाया। अच्छा चल, पहले मेरे हाथ पर गोली मार। माई पंखी ने अपना हाथ उसके सामने किया। दिलदार बख्श को उसकी हथेली पर जो नजर आया उसे देखकर उसके होश उड़ गए। होश क्यों ना उड़ते, उसने अपने बड़े बेटे को हथकड़ियां लगे पुलिस वैन से उतरते देखा। जिस वैन से वो उतरा वो मुल्हिका थाने की थी। ये मंजर देखते ही दिलदार बख्श चौकड़ी भूल गया। वो फौरन बाहर की तरफ भागा। उसे भागते देखकर माई पंखी ने पीछे से आवाज लगाई। ओ काका, भाग क्यों रहा है, चलाना गोली। तू फिक्र न कर माई, मैं आऊंगा, जरूर वापस आऊंगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं। पहले मैं जरा अपना बेटे की खबर ले लूं, उसे पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया है। माई पंखी चारपाई से उठ गई। उसने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, कोई जुर्म किया होगा तभी तेरे बेटे को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस किसी मासूम को तो नहीं पकड़ती है ना। दिलदार बख्श दरवाजे से निकल चुका था। उसने माई पंखी का तंज भरा जुमला सुन तो लिया था, लेकिन जवाब देने का उसके पास वक्त न था। काका, तेरे हक में अच्छा यह है कि तू वापस ना आए। वापस आया तो नुकसान उठाएगा। उसने दरवाज़ा बंद करते हुए जोर से कहा। उसका ख्याल था कि उसकी बात दिलदार तक जरूर पहुंच गई होगी। दिलदार बख्श का बेटा, जिसकी गिरफ्तारी का मंजर उसने माई पंखी की हथेली पर देखा था, कॉलेज स्टूडेंट था। दिलदार के 4 बच्चे थे। बेटा जिसका नाम शमशाद था बड़ा था। उससे छोटी 3 बेटियां थी, वो भी पढ़ रही थी। दिलदार को बेटियों के मुकाबले में शमशाद से लगाव था। वो चाहता था कि शमशाद पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। उसने पढ़ाई के मामले में उसे हर सहूलत दे रखी थी। दिलदार की अपने बेटे के बारे में बहुत अच्छी राय थी। उसका ख्याल था कि पढ़ाई के अलावा उसका ध्यान किसी और तरफ नहीं है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। पढ़ाई के अलावा उसका ध्यान हर तरफ था। वो हर साल अच्छे नंबरों से पास हो जाता, तो बाप समझता कि ये पढ़ाई के अलावा किसी चीज़ से आशना नहीं है। शमशाद एक चालाक और शातिर लड़का था।
وہ پولیس والے کا بیٹا تھا، لہٰذا کلاس پاس کرنے میں سارے ہتھ کنڈے استعمال کرتا تھا۔ شمشاد کو ہتھکڑی میں دیکھ کر دلدار کو شدید جھٹکا لگا تھا۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ اس کے پڑھاکو بیٹے کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ جب وہ ملحقہ تھانے پہنچا تو وہاں کئی اور جھٹکے اس کے منتظر تھے۔ اس تھانے کا انچارج اتفاق سے اس کا دوست تھا۔ خالد قریشی نہ صرف اس کا کلاس فیلو تھا بلکہ وہ پولیس میں ایک ساتھ بھرتی ہوئے تھے۔ رات کے پچھلے پہر دلدار بخش کو اپنے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ حیران ہو گیا۔ اوے دلدار، خیریت؟ تو اس وقت؟ خالد قریشی نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ او یار، تو نے میرا بیٹا پکڑ لیا، پھر اس وقت میں کیسے نہ آتا؟ دلدار بخش کے لہجے میں شکوہ تھا۔ تیرا بیٹا؟ کیسی بات کرتا ہے دلدار، میں بھلا تیرا بیٹا پکڑوں گا؟ خالد قریشی نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تو بیٹھ، میں بھٹی کو بلاتا ہوں۔ خالد قریشی کی لا علمی نے دلدار بخش کو پریشان کیا۔ وہ سوچنے لگا کہ کہیں مائی پنکھی نے کوئی فریب تو نہیں دے دیا۔ اگر اس کا بیٹا یہاں ہوتا تو خالد قریشی کے علم میں ضرور ہوتا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ شمشاد نے اپنی شناخت ہی نہ کرائی ہو، لیکن یہ ممکن نہ تھا۔ وہ گرفتار ہوتا تو اپنی جان چھڑانے کے لیے اپنے باپ کا نام ضرور لیتا۔ اردلی کے بلوائے جانے پر ASI شریف بھٹی کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے سلام کیا اور خالد قریشی سے مخاطب ہو کر بولا، جی سر۔ بھٹی، تم انہیں جانتے ہو؟ خالد قریشی نے دلدار کی طرف اشارہ کیا۔ اچھی طرح سر، بھٹی بولا۔ SHO دلدار بخش صاحب، آپ کے دوست۔ یار، تم نے مجھے ان کے سامنے شرمندہ کروا دیا، خالد قریشی نے کہا۔ کیوں سر، ایسا کیا ہوا؟ شریف بھٹی کی کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ بھٹی، تم نے دلدار کا بیٹا پکڑ لیا اور مجھے بتایا تک نہیں، خالد قریشی نے انکشاف کیا۔ سر، ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھٹی نے بڑے یقین سے کہا۔ ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ کیا تم نے آج کوئی گرفتاری کی ہے؟ خالد نے پوچھا۔ 1 گھنٹہ پہلے میں ایک لڑکے کو پکڑ لایا ہوں، لیکن اس نے تو سر کا نام نہیں لیا، بھٹی بولا۔ نام کیا ہے اس کا؟ اس بار دلدار بخش نے گفتگو میں مداخلت کی۔ اس کا نام شمشاد ہے جی، بھٹی بولا۔ یہی نام ہے میرے بیٹے کا، دلدار بخش نے بےتاب ہو کر کہا۔ تم نے اسے کس جرم میں گرفتار کیا ہے؟ خالد قریشی اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے بولا۔ سر جی، اس نے ایک لڑکی کے چہرے پر تیزاب پھینکا ہے، بھٹی نے فرد جرم بتائی۔ تیزاب پھینکا ہے میرے بیٹے نے؟ دلدار بخش کے لیے یہ جھٹکا اعصاب شکن تھا۔ بھٹی، شمشاد کو فوراً لے کر ادھر آؤ اور اپنے دماغ میں یہ بات اچھی طرح بٹھا لو کہ تم نے شمشاد کو گرفتار نہیں کیا، اس کی جگہ اور لڑکا تلاش کرو، چلو جلدی کرو، خالد قریشی نے حکم دیا۔ جی سر، بہت اچھا، بھٹی نے مرے ہوئے لہجے میں کہا اور حکم کی تعمیل کرنے کے لیے کمرے سے نکل گیا۔ بھٹی کے جانے کے بعد خالد قریشی نے اس سے معذرت کی۔ یار معاف کرنا، غلطی ہو گئی۔ کوئی بات نہیں یار، دلدار بخش ممنون لہجے میں بولا۔ غلطی میرے بیٹے کی ہے کہ اس نے اپنا تعارف کیوں نہیں کرایا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جرم اسی سے ہوا ہے، شاید وہ شرمندگی کی وجہ سے نام نہیں لے سکا۔ وہ تو اچھا ہوا کہ کسی طرح مجھے اس کی گرفتاری کا علم ہو گیا، ورنہ میڈیا پر خبر آنے کے بعد جان چھڑانا مشکل ہو جاتی۔ یار تیرا بہت شکریہ، تو نے دوستی کا حق ادا کر دیا۔ کوئی بات نہیں یار، خالد قریشی بولا۔ لیکن تجھے کیسے پتا چلا کہ تیرا بیٹا یہاں ہے؟ خالد قریشی کا تجسس جاگا۔ جواب میں دلدار بخش نے مائی پنکھی کے بارے میں ہر وہ بات بتا دی جو اس کے علم میں تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ خاصی کام کی عورت ہے۔ خالد قریشی نے ساری داستان سن کر اپنی رائے سے نوازا۔ تو خوامخواہ اس کی جان کا دشمن ہوا ہے۔ دلدار بخش نے سوچا خالد قریشی ٹھیک کہتا ہے، مائی پنکھی واقعی کام کی عورت ہے۔ اگر وہ ہتھیلی پر شمشاد کی گرفتاری کا منظر نہ دکھاتی تو وہ کس طرح اسے تھانے سے مکھن سے بال کی طرح نکال کر لے جا سکتا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہ کارروائی مائی پنکھی نے اپنی جان بچانے کے لیے کی تھی، لیکن اس نے دلدار کو فائدہ پہنچا دیا تھا۔ ایک تو اسے خوامخواہ قاتل ہونے سے بچا دیا تھا، دوسرا اس کی اطلاع پر اس کا بیٹا بچ گیا تھا۔ اب خالد قریشی نے ایک نیا راستہ سجایا تھا، اس عورت سے واقعی کام لیا جا سکتا تھا۔ اگلے دن شام کو دلدار خالد قریشی کے ساتھ مائی پنکھی کے گھر پہنچ گیا۔ اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ اور ڈبے میں 5000 روپے تھے۔ عابر سے ٹکرانے والا وہی فقیر تھا جو اسپتال سے باہر آتے ہوئے ملا تھا، جس نے علی نثار سے صدقہ مانگا تھا اور عابر کا چہرہ دیکھ کر کہا تھا، دنیا تجھے ڈھونڈ رہی ہے۔ عابر نے اسے فوراً پہچان لیا۔ چہرہ ایسا تھا جسے ایک بار دیکھ کر بھولا نہیں جا سکتا تھا۔ چھوٹی داڑھی، کندھے پر پڑے کالے اور گھنے بال، روشن آنکھیں جن میں محبت کے سوا کچھ نہ تھا۔ فقیر نے محبت بھری آنکھوں سے عابر کا اوپر سے نیچے تک جائزہ لیا، پھر اوپر آسمان کی طرف گردن اٹھائی، آسمان کو یوں دیکھا جیسے کچھ تلاش کر رہا ہو۔
चंद लम्हों के बाद उस फकीर ने आबिर की आंखों में देखा। आबिर उसी की तरफ देख रहा था। वो उसकी रोशन आंखों की ताब न ला सका। उसने नजरें झुका ली। तुझे दुनिया ढूंढ रही है, उस फकीर ने कहा। बाबा, ये दुनिया मुझे कब तक ढूंढती रहेगी, मुझ तक पहुंचती क्यों नहीं? आबिर के मुंह से बेख्तियार निकला। उसकी बात सुनकर फकीर ने एक जोरदार कहकहा लगाया। फिर वो पीठ मोड़े बहुत देर तक हंसता रहा। आबिर को लगा बाबा शायद पागल हो गया है। उसने उसे उसके हाल पे छोड़कर कदम आगे बढ़ाया। फकीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और अपनी हंसी रोककर इंतहाई संजीदा लहजे में बोला, कहाँ जाता है? बेवकूफ, अपने घर जा, तेरी माँ शदीद बीमार है। आबिर ये सुनकर एकदम परेशान हो गया। उसका घर जाने का कोई इरादा न था। वो अपने बाप के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ था। जिस तरह वो घर छोड़कर आया था, उसके बाद उस घर में उसकी कतन गुंजाइश न थी। वो उसे कभी घर से बेदखल न होने देते। लेकिन उस वक्त वो फकीर की बात सुनकर तड़प गया था। उसे घर से निकले कई माह हो गए थे। जब से घर छोड़ा था उसने पलटकर खबर न ली थी। उसके घर छोड़ने के बाद वालदैन पर क्या गुजरी। उसने अपनी बहन साइमा से राब्ता किया था और ना उसके राब्ता करने की गुंजाइश छोड़ी थी। उसने अपने मोबाइल की सिम तब्दील कर ली थी। उसे यकीन था कि कोई और राब्ता करे ना करे, बहन उसके लिए ज़रूर तड़पेगी। फकीर जा चुका था। वो सड़क के किनारे खड़ा किसी सवारी का इंतजार कर रहा था। इतने में एक रिक्शा नजर आया। उसने उसे हाथ देकर रोका और अपने घर का पता बताकर रिक्शे में बैठ गया। घर के दरवाजे पर जब रिक्शा रुका तो आबिर की दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। उसने धड़कते दिल के साथ गेट पर लगे घंटी के बटन पर हाथ रखा। बटन दबते ही घर के अंदर से बैल की आवाज आई। वो दरवाजे से थोड़ा सा पीछे होकर खड़ा हो गया। वो घर तक तो आ गया था, लेकिन अब उसके आसाब जवाब दे रहे थे। अली निसार उस वक्त कोई टॉक शो देख रहे थे। साइमा भी इत्तेफाक से घर में मौजूद थी। वो रात रुकने के लिए आ गई थी। उस वक्त वो नाजनीन के साथ बेडरूम में थी। घंटी की आवाज़ सुनकर वो कमरे से बाहर निकली और लाउंज में बैठे अली निसार से मुखातिब होकर बोली, इस वक्त कौन आ गया? अली निसार ने लाउंज में लगी घड़ी की तरफ नजर डाली। 11 बज रहे थे। वो बोले, पता नहीं, ठहरो मैं देखता हूँ। गेट की तरफ बढ़ती हुई साइमा रुक गई। जी अच्छा। अली निसार ये सोचते हुए गेट की तरफ बढ़े कि इस वक्त कौन आ सकता है, लेकिन वो अंदाजा न लगा सके। गेट के नज़दीक पहुंचकर उन्होंने बुलंद आवाज में पूछा, कौन? जी अब्बू, मैं हूं आबिर। आबिर की मरी हुई आवाज़ बाहर से आई। आबिर की आवाज़ सुनकर अली निसार के जिस्म में एकदम जान सी पड़ गई। उन्होंने फौरन पीछे मुड़कर देखा। पीछे दरवाजे पर साइमा खड़ी थी। उसने आबिर की आवाज़ सुन ली थी। चंद लम्हे उस पर सकता सा हो गया। कितने अरसे के बाद उसने आबिर की आवाज़ सुनी थी। वो जल्दी से आगे बढ़ी। इससे पहले कि अली निसार कोई रद्द अमल जाहिर करते, साइमा उनके नज़दीक आकर सरगोशी में बोली, प्लीज़ अब्बू। उसकी आवाज़ में इल्तिजा थी। अली निसार ने गहरा सांस लेकर घर का बैरूनी गेट खोल दिया। आबिर तेजी से अंदर आया। उसने सामने खड़े अपने बाप को एक नज़र देखा और झुककर उनके पांव पकड़ लिए। अब्बू, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें। जवान बेटे को पांव पकड़ते देखकर उनके अंदर का बाप जाग गया और उनकी उसूल पसंदी कहीं पीछे सो गई। उन्होंने कदमों में झुके आबिर को उठाकर सीने से लगा लिया। बाप के सीने से लगकर आबिर की आंखें छलक पड़ी। अली निसार को गले लगाते देखकर साइमा से वहां खड़ा न रहा गया। वो रोती हुई अंदर भागी। अम्मी, अम्मी। नाजनीन ने कुछ देर पहले नींद की गोली खाई थी। अब उनकी आंखों में नींद उतरने को थी कि साइमा की चीखती आवाज सुनाई दी। उनका दिल बैठने लगा और आंखों से नींद गायब हो गई। अम्मी, अम्मी। साइमा फूली सांसों के साथ बेडरूम में दाखिल हुई और माँ से लिपट गई। मेरी बच्ची। नाजनीन ने उसे लिपटा ली और परेशान होकर बोली, क्या हुआ? अम्मी, आबिर, आबिर आ गया है। साइमा ने खबर सुनाई। हैं? आबिर आ गया? कहाँ है मेरा बच्चा? नाजनीन ने साइमा को हटाकर उठते हुए कहा। इस खबर ने उन पर जादू का सा असर किया था, वरना उनसे उठना बैठना मुश्किल था। अब कहाँ की बीमारी, कैसी नकाहत। वो बड़ी तेजी से उठकर बैठ गई और बेड से पांव उतारकर चप्पल पहनने को थी कि आबिर अंदर दाखिल हुआ। उसने माँ को उठने से रोकर उनके बराबर बैठकर माँ को खुद से लिपटा लिया और रोने लगा। ओह आबिर, मेरे बच्चे, तू कहाँ चला गया था? नाजनीन बेताब होकर बोली। बस भूल हो गई अम्मी, मुझे माफ कर दे, वो आंसुओं के दौरान बोला। साइमा ने उसके नजदीक बैठकर कंधे पर अपना सर टिका दिया था। वो बेआवाज रो रही थी। आबिर ने बहन को नजदीक देखकर उसे अपने करीब कर लिया। अब वो तीनों रो रहे थे। अली निसार दरवाजे पर खड़े इस मंजर को शफीक नजरों से देख रहे थे। आंखें उनकी भी भीगी हुई थी। वो वहां ज्यादा देर खड़े ना हो सके। टीवी लाउंज में आकर बैठ गए। चलता टॉक शो बंद किया और टीवी की सियाह स्क्रीन पर नजरें जमा दी।
जब आंसुओं का सैले रवां थमा तो नाज़नीन ने आबिर के चेहरे को दोनों हाथों में थाम लिया और मोहब्बत भरी नज़रों से देखने लगी। उनका लखते जिगर कई माह बाद दिखाई दिया था। उसकी दीद उनके लिए राहत जान थी। अम्मी, अब आपकी तबीयत कैसी है? आबिर ने पूछा। मैं ठीक हूँ मेरे बच्चे, मुझे क्या हुआ? नाज़नीन ने आबिर की पेशानी चूमते हुए कहा। अम्मी, आप बहुत कमज़ोर दिखाई दे रही हैं, आबिर फिक्रमंदी से बोला। आबिर, तुम्हारे जाने के बाद अम्मी शदीद बीमार हो गई थी। उठना बैठना भी मुश्किल था। ये तो तुम्हें देखकर यकदम इनमें जान आई है, वरना रो रो कर अम्मी ने बुरा हाल किया हुआ था, साइमा ने बताया। इसका मतलब है कि उस फकीर ने ठीक कहा था। आबिर को यकलख्त उस फकीर का कहा याद आ गया। किस फकीर ने आबिर? साइमा ने पूछा। आप ही याद है जिस दिन मैं अस्पताल से बाहर आया था तो एक फकीर ने अब्बू से सदका मांगा था? आबिर ने याद दिलाया। हाँ, अच्छी तरह याद है। वो तुम्हें कहाँ मिल गया? फुटपाथ पर, आबिर ने बताया। उसने यह कहकर कि जा अपने घर जा, तेरी माँ शदीद बीमार है, मेरा रुख मोड़ दिया, वरना इस वक्त मैं जाने कहाँ भटक रहा होता। अल्लाह उस फकीर को खुश रखे जिसने मेरा बेटा मुझे लौटा दिया। नाज़नीन के दिल से दुआ निकली। बेटा, आइंदा तुम्हें वो फकीर कहीं दिखाई दे तो उसे घर ले आना। आबिर, तुम आखिर कहाँ गायब हो गए थे? तुमने हम पर बहुत जुल्म किया, साइमा ने कहा। आप ही जुल्म मुझ पर भी बहुत हुआ। घर छोड़कर मुझे भी चैन न मिला, आबिर बोला। लेकिन ये गड्ढा मैंने खुद खोदा था, किसी से क्या शिकवा करता। क्या हुआ? साइमा बेचैन थी उसकी आप बीती सुनने के लिए। साइमा, ये अभी घर आया है, नाज़नीन ने टोका। इससे ये तो पूछो कि खाना खाया है या नहीं। नहीं अम्मी, मैंने खाना नहीं खाया, मैं बहुत भूखा हूँ। आबिर को एकदम अपने पेट का ख्याल आ गया। चल साइमा, आबिर को खाना गर्म करके दे दे। और ये तेरे अब्बू कहाँ हैं? नाज़नीन ने कहा। जी अम्मी, अब्बू लाउंज में हैं। साइमा ने बेडरूम के दरवाजे पर पहुंचकर लाउंज में नजर डाली। खाना खाने के बाद आबिर अपने कमरे में आ गया। उसके कमरे में हर चीज वैसी ही रखी थी जैसी वो छोड़कर गया था, बस उसकी कमी थी, वो लौट आया था। कमरे में साइमा के बच्चे सो रहे थे। आबिर ने सोते बच्चों को प्यार किया। इतने में साइमा उसके लिए चाय लेकर आ गई। बस फिर दोनों की रात आंखों में कटी। आबिर ने अपनी बड़ी बहन से कुछ नहीं छुपाया, वो छुपा भी नहीं सकता था। उसका दिल तो पहले ही भरा हुआ था। वो खुद ऐसे हमदर्द सामे की तलाश में था जिसके सामने अपना दिल खोल कर रख दे। साइमा अच्छी सामे यानी सुनने वाली थी। उसे ऐसी सुनने वाली कहाँ मिल सकती थी? वो उससे 2 साल बड़ी जरूर थी, लेकिन आबिर उससे हर बात कह लिया करता था। सारी राम कहानी सुनकर साइमा ने इन तल्ख हकाइक को भूल जाने की तलकीन की और सर्द आह भरकर बोली, आबिर, इस बात को कभी मत भूलना, वालिदैन औलाद के हक में हमेशा अच्छा सोचते हैं। अब्बू को वो लोग मशकूक दिखाई दिए थे, वक्त ने उनकी बात सच साबित कर दी। कैसे कैसे लोग दुनिया में पड़े हैं। हाँ अभी, अब्बू और अम्मी ने जो कहा सच कहा। मेरी आंखों पर पर्दा पड़ गया था। आबिर के लहजे में दुख के साथ शदीद पछतावा था। बस अब ख्वाबों के पीछे भागना छोड़ दो, अपनी जिंदगी संवारो, अपना करियर बनाओ, देखना तुम्हें 1000 मलकाएं मिल जाएंगी। साइमा ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं आपी, अब मुझे मलका नहीं चाहिए, अल्लाह बचाए मलका जैसी लड़कियों से, आबिर पुरज़म लहजे में बोला। अली निसार, नाज़नीन और साइमा सब बहुत खुश थे कि आबिर की काया पलट गई थी। उसने अमली जिंदगी में कदम रख दिया था, ख्वाबों की दुनिया में रहना छोड़ दिया था। लेकिन वो ख्वाब आबिर को मुसलसल 3 रोज से आ रहा था। वो अपने दादा निसार अयूब को अजीब अंदाज से देख रहा था। परेशान होकर उसने अपने ख्वाब का जिक्र अपने बाप अली निसार से किया तो वो हैरत ज़दा रह गए। उन्होंने आबिर से सवाल किया, लेकिन बेटा, तुमने तो अपने दादा को नहीं देखा, फिर ख्वाब में तुमने कैसे पहचान लिया कि वो तुम्हारे दादा हैं? मैंने नहीं पहचाना, बस ये एहसास है कि दादा हैं, आबिर ने बताया। उनके साथ कोई है? अली निसार ने पूछा। कोई बुजुर्ग है उनके साथ, वो बोला। ये ख्वाब तुम कब से देख रहे हो? अब्बू, मुझे 3 दिन हो गए इस ख्वाब को देखते हुए। एक जैसा ख्वाब और ख्वाब देखने का वक्त भी तकरीबन एक ही है। सुबह 5 सवा 5 बजे ये ख्वाब नजर आता है। मेरी आंख खुलती है तो मुझे खौफ महसूस होता है। क्या देखते हो? अली निसार ने पूछा। अब्बू, मैं देखता हूँ कि जैसे दादा हैं, उनके हाथ में कोई बच्चा है। पास खड़े बुजुर्ग दादा को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि कब्र खोदी है, उस शैतान को दफन करना है। बस उसके बाद मेरी आंख खुल जाती है, आबिर ने खौफजदा अंदाज में बताया। आबिर 3 दिन से जो ख्वाब देख रहा था वो हकीकत पर मबनी था, लेकिन अली निसार को हैरत इस बात पर थी कि इस वाक़ये से आबिर कतन नावाकिफ था और उनके वालिद निसार अयूब का इंतकाल आबिर की पैदाइश से पहले हो गया था। आबिर ने अपने दादा को बस तस्वीरों में ही देखा था। ये तस्वीरें देखे हुए भी उसे एक अरसा बीत गया था।
اس واقعے سے نازنین کسی حد تک واقف تھی، لیکن انہیں بھی یہ معلوم نہ تھا کہ اس بچے کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا تھا۔ اس قصے سے اگر کوئی پوری طرح واقف تھا تو وہ علی نثار تھے۔ یہ قصہ علی نثار کی شادی سے شروع ہوا۔ علی نثار کے لیے ان کی شادی جی کا جنجال بن گئی۔ اس شادی میں عشق وشق کا کوئی عمل دخل نہ تھا، یہ رشتہ والدین کی مرضی سے ہوا تھا۔ نازنین علی نثار کے والد نثار ایوب کو شروع ہی سے پسند تھی۔ وہ ان کے ایک قریبی دوست کی بیٹی تھی، خوبصورت ہونے کے ساتھ سلیقہ مند تھی۔ علی نثار نے نازنین کو دیکھ رکھا تھا، انہیں کوئی اعتراض نہ تھا۔ نازنین اسکول میں ٹیچر تھی، علی نثار یا گھر کے لوگوں کو ان کی ملازمت پر اعتراض نہ تھا، لہٰذا اسکول میں ٹیچنگ کرتی رہی۔ شادی کی رات جب علی نثار نے نازنین کے چہرے سے گھونگھٹ اٹھایا تو ان کے حسن میں کھو گئے۔ ان کے اصرار پر نازنین نے جھکی آنکھیں اٹھائی اور علی نثار کے چہرے پر نظر کی تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ علی نثار بے شک پرکشش نوجوان تھے، لیکن اتنے بھی حسین نہیں کہ کوئی ان کے حسن کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو جائے۔ نازنین علی نثار کا چہرہ دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ علی نثار کی سمجھ میں ان کی بے ہوشی کی وجہ نہ آئی۔ آخر انہوں نے ایسا کیا دیکھا تھا کہ ان کے حواس جاتے رہے؟ خیر، گھر والوں کی مدد سے وہ انہیں ہوش میں لائے۔ پھر وہیں سے سلسلہ شروع ہو گیا جہاں سے ٹوٹا تھا۔ اس بار عافیت رہی، علی نثار کو ہر وہ خوشی مل گئی جو انہیں درکار تھی۔ صبح ناشتے کے بعد جب انہوں نے نازنین سے بے ہوشی کی وجہ دریافت کی تو یکدم ان کا چہرہ فاق ہو گیا۔ ان کے چہرے کا رنگ اڑتے دیکھ کر علی نثار نے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی۔ جب فضا سازگار ہوئی تو پھر انہوں نے بے ہوشی کی وجہ پوچھی اور ساتھ ہی کہا، حقیقت چاہے جتنی تکلیف دہ ہو بلا جھجک بیان کر دو، آج کی تکلیف کل کی راحت بنے گی۔ میں خود بھی بتانا چاہتی ہوں لیکن ڈرتی ہوں کہ کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ نازنین نے جھجکتے ہوئے کہا، نہیں، میں ناراض نہیں ہوں گا، چاہے حقیقت کتنی ہی تلخ کیوں نہ ہو۔ علی نثار نے پر یقین انداز میں کہا، ٹھیک ہے، میں بتاتی ہوں۔ نازنین نے یہ کہتے ہوئے فوراً علی نثار کے چہرے سے نظریں ہٹا لی اور دھیرے سے بولی، میں نے جب آپ کا چہرہ دیکھا تو… علی نثار نے محسوس کیا کہ وہ بولنا چاہ رہی ہیں لیکن بول نہیں پا رہی ہیں۔ انہوں نے نازنین کا ہاتھ تھام لیا اور بولے، اچھا، جب تم نے میرا چہرہ دیکھا تو پھر کیا ہوا؟ کیا میرے سر پر سینگ نکل آئے تھے؟ نہیں، میں نے آپ کے پیچھے ایک اور چہرہ دیکھا، انتہائی ڈراؤنا۔ وہ چہرہ کسی بنمانہ سے ملتا تھا، اسے دیکھ کر میں اپنے ہوش گوا بیٹھی۔ نازنین اتنا کہہ کر تھر تھر کانپنے لگی۔ ابھی تو نازنین نے ہوش گنوائے تھے۔ ایک رات علی نثار کے حواس قابو میں نہ رہے۔ ایک رات سوتے ہوئے اچانک علی نثار کی آنکھ کھلی۔ کمرے میں بلو نائٹ بلب روشن تھا۔ انہوں نے دائیں جانب لیٹی نازنین پر نظر کی، وہ بڑے پرسکون انداز میں محو خواب تھی۔ علی نثار دیوار کی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے اٹھ بیٹھے۔ گھڑی میں 1:30 بجا تھا۔ انہوں نے واش روم کا رخ کیا۔ 5 منٹ کے بعد جب وہ واش روم سے باہر آئے تو ان کی نظر نازنین پر پڑی جو کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ انہیں بڑی حیرت ہوئی کیونکہ نازنین جس پرسکون انداز میں گہری نیند سو رہی تھی ان کی نیند ٹوٹنے کا امکان نہ تھا۔ شاید واش روم کی ضرورت نے انہیں اٹھایا اور واش روم خالی نہ پا کر وہ انتظار میں ٹہلنے لگی۔ یہ کوئی پریشان کن بات نہ تھی۔ ہوش ان کے اس وقت اڑے جب انہوں نے نازنین کو اسی طرح محو استراحت پایا جیسا وہ انہیں چھوڑ کر گئے تھے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ایک نازنین ٹہل رہی تھی اور ایک نازنین سو رہی تھی۔ کمرے میں 2 نازنین تھی اور یہ بات ان کے اعصاب چٹخانے کے لیے کافی تھی۔ وہ فوراً دروازہ کھول کر کمرے سے نکل گئے۔ گھر کے سب افراد سو رہے تھے، انہوں نے کسی کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا۔ فریج سے ٹھنڈی بوتل نکال کر علی نثار نے 2 گلاس پانی پیا۔ حواس بحال ہوئے تو سوچا کہ یہ کیا ہوا؟ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نازنین کی 2 نازنین بن جائیں؟ ضرور یہ نظروں کا فطور ہوگا۔ یہ فیصلہ کر کے کہ چلو پھر چل کر دیکھتے ہیں، وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھے۔ اتنے میں نازنین دروازہ کھول کر باہر آئیں اور انہیں لاؤنج میں دیکھ کر بولی، کیا ہوا؟ 1 منٹ، علی نثار نے کہا اور کمرے میں داخل ہو گئے۔ بیڈ خالی تھا۔ وہ فوراً واپس آ گئے اور بولے، نازنین، لگتا ہے میری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں۔ کیوں، کیا ہوا؟ نازنین نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے 1 کے 2 نظر آنے لگے ہیں، علی نثار نے بتایا۔ اس وقت میں آپ کو کتنی نظر آ رہی ہوں؟ نازنین نے ہنس کر کہا، فی الحال تو 1 ہی نظر آ رہی ہو، لیکن کچھ دیر قبل… اللہ کے واسطے میرے بارے میں کوئی خوفزدہ کرنے والی بات مت کیجیے گا، نازنین نے علی نثار کی بات کاٹ کر کہا۔ دوستو، یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ کہانی کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے گا، اور کہانی کیسی لگی کامنٹ باکس میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔